खबरों की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी के मामले को लेकर मचा बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार सत्ता पर पक्ष पर यह आरोप लगा रहा है कि केदारनाथ मंदिर में 220 किलो सोना चोरी हुआ है। इस मामले को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि कांग्रेस को झूठ बोलना है क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सतपाल महाराज ने कहा है कि केदारनाथ मंदिर में दानदाताओं ने कुल 23 किलो के लगभग सोना दान किया था। जब सोना कुल 23 किलो दान किया गया तो 200 किलो सोना चोरी कैसे हो गया? लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षी मित्रों के कहने पर हम इसकी जांच करा रहे हैं और जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक भी करेंगे। आप ये देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, दानदाता जो थे उन्होंने 23 किलो सोना दिया, उसकी पर्ची कटी हुई है। 23 किलो जब सोना दान में दिया गया तो 228 किलो कैसे चोरी हो गया, आप यही बताइए मुझे। तो इसमें भ्रांति है, उस भ्रांति का हमने निराकरण कर दिया है। मैंने उसी समय कमिश्नर गढ़वाल से जांच कराई थी, जांच की रिपोर्ट आने वाली है, शासन में गई है, शासन हमें भेज देगा, जांच की रिपोर्ट आपके आगे हम सार्वजनिक कर देंगे। कांग्रेस के लिए इस मुद्दे को क्यों? कांग्रेस तो कुछ ना कुछ बोल रहा है, उनको झूठ सच बोलना है। आप बताइए, 228 किलो सोना को छोटी मोटी रकम होती है? छोटी मोटी कोई उसका वजन होता है, कहां चोरी हो गया? जब देने वाले ने 23 किलो दिया तो 228 चोरी कैसे हो गया? एक प्रश्न है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? किस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी जारी है केदारनाथ सोने चोरी को लेकर? जी बिल्कुल विशाल, केदारनाथ मंदिर सोना चोरी के मामले को लेकर सियासत अब थमने का नाम नहीं ले रही है। पक्ष विपक्ष लगातार आमने सामने है और बीकेटीसी इसमें कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। कांग्रेस के तमाम नेताओं का ये कहना है कि केदारनाथ से 220 किलो सोना चोरी हुआ था, लेकिन भाजपा और बीकेटीसी सरासर इस आरोप को नकार रही है। अब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, जो इस समय वर्तमान में धर्मस्व मंत्री भी इनके पास है, मंत्रालय भी इनके पास है, इनका ये कहना है कि जब दानदाता ने 23 किलो सोना दिया है तो 220 किलो सोना चोरी कहाँ से होगा और किस हिसाब से सोना चोरी होगा। विपक्ष को राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए विपक्ष बार बार सोना चोरी का मामले को तूल दे रही है, केदारनाथ मंदिर के मामले को तूल दे रही है और राजनीतिक फायदे के लिए ही केदारनाथ का नाम जो है उपयोग कर रही है। हिमांशु, क्योंकि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कह भी रहे हैं कि हम इसको लेकर के जांच कराएंगे, तो किस तरह की जांच रहने वाली है? जी बिल्कुल, सोना चोरी के मामले को जांच की जहां तक बात रही तो पहले भी गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में इसकी जांच हुई थी, लेकिन अब जब आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति अपने पीक पे थी और इस समय क्योंकि बीकेटीसी से स्पष्ट रूप से इस सोने चोरी मामले में घिरती हुई नजर आ रही है, बीकेटीसी के अध्यक्ष वो स्पष्ट रूप से अभी कुछ कहने से भी बच रहे हैं, तो इसको लेकर पर्यटन मंत्री और सतपाल महाराज ने ये कहा है कि मैं इसकी जाँच कराऊंगा। गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में ये जाँच होगी और जो भी जाँच की रिपोर्ट आएगी वो सार्वजनिक होगी। लेकिन देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज से कुछ महीने पूर्व भी सतपाल महाराज ने ये बयान दिया था कि जांच होगी, लेकिन वो जांच का अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। अब देखने वाली बात होगी कब ये जांच शुरू होगी और कब इसकी रिपोर्ट जो है सरकार सार्वजनिक करेगी। हिमांशु, विपक्षी दल इसको किस तरह से मुद्दा बना रहा है? खासकर कांग्रेस के जो नेता हैं वो उसको किस तरह से मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव भी होने हैं केदारनाथ सीट पर? जी बिल्कुल, विपक्ष की जहाँ तक बात रही तो विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि 230 किलो सोना चोरी हुआ है, खच्चरों में जो है भर के सोना ले जाया गया। उस समय अगर 230 किलो नहीं था तो सरकार को उस समय ही बयान स्पष्ट कर देना चाहिए था कि 230 किलो नहीं बल्कि 23 किलो सोना है, जबकि सरकार और इसी के साथ ही केदार प्रतिष्ठा यात्रा, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जो है केदारनाथ के नाम को लेकर कांग्रेस इस समय लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, सरकार को घेरने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रही है। लेकिन हिमांशु, क्या माने कि जिस तरह से सोना चोरी के आरोप लगा रहे हैं और लगातार कांग्रेस इसको अब आगे भी बढ़ रही है, यात्रा भी निकाली कांग्रेस ने और लगातार जुड़ाव भी करने की कोशिश कर रहे हैं केदारनाथ के आसपास वाले लोगों से, उपचुनाव होने तो क्या फायदा मिल सकता है कांग्रेस को इसका, या फिर भाजपा को ही इसका फायदा मिलेगा? अगर जहां तक उपचुनाव की बात रहे तो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा जोशी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि केदारनाथ का नाम जो है हम राजनीतिक फायदे के लिए नहीं उठा रहे हैं, चाहे सोना चोरी का मामला हो, चाहे केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा की बात हो, ये तमाम जो है हिंदुओं को जागृत करने के लिए हो या हिंदू केदार बाबा की प्रतिष्ठा में जिस प्रकार से ठेस पहुँचाने का काम भाजपा ने किया है उसको लेकर ये यात्रा निकाली गई है, ऐसा बयान जो है कांग्रेस के नेताओं से स्पष्ट हुआ है। रहा राजनीतिक फायदे का लाभ, तो कहीं ना कहीं भारत वर्तमान राजनीतिक जो परिदृश्य उत्तराखंड में बने हैं तो धर्म की राजनीति जो होती है उसका कहीं ना कहीं फायदा उठता है। और केदारनाथ, क्योंकि बाई इलेक्शन केदारनाथ में होने हैं तो ऐसे में मंदिर का जो एजेंडा होगा वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को फायदा पहुंचा सकता है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
गैरसैंण में सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने दिए गए बयान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि उमेश कुमार ने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कहा था कि कुछ लोग सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं, जिसके लिए पैसा भी इकट्ठा कर लिया गया है। अब उमेश कुमार के बयान पर कई नेता सोशल मीडिया के माध्यम से उन पर सवाल उठा रहे हैं और सदन में दिए गए बयान पर उनसे सबूत भी मांग रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी यही मांग की है। साथ ऐसी जो लोकतंत्र की स्तंभ है, वहां पर कोई भी बात हो तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। वो चौराहा भाषण का अड्डा नहीं है। एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए और एक निर्धारित समय में होना चाहिए, क्योंकि हाउस को हल्केपन से नहीं ले सकते। और मुझे लगता है कि मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा हूं, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा रही हो और चाहे उत्तराखंड की विधानसभा रही हो और चाहे भारत की लोकसभा रही हो या राज्यसभा रही हो, क्योंकि मुझे सौभाग्य रहा है कि लोकसभा का तो मैं सदस्य रहा ही हूँ 2 बार, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री होने के नाते राज्यसभा को भी में भी मैं सहभागिता करता था, प्रश्नोत्तर देना या उनके चर्चा में सम्मिलित होना। मुझे लगता है कि इन संस्थाओं की गरिमा हर कीमत पर। और बड़ी खबर लखनऊ से, क्रिकेट रिंकू सिंह ने की सीएम योगी से मुलाकात। मंत्री दानिश आजाद अंसारी के साथ सीएम से मिले क्रिकेटर रिंकू सिंह। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी से की मुलाकात। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने पर भी हुई बातचीत। यूपी टी20 लीग में मेरठ मेवरिक्स के कप्तान हैं रिंकू सिंह। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्रिकेटर रिंकू सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और इस दौरान युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए भी कुछ बातचीत दोनों के बीच में हुई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर क्रिकेटर रिंकू सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी उनके साथ मौजूद रहे और मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई। इस दौरान रिंकू सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा मुख्यमंत्री से की है। यूपी टी20 लीग में मेरठ मिक्सविक्स के कप्तान भी रह चुके हैं रिंकू सिंह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रिंकू सिंह ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। उनके आवास पर पहुंचे थे रिंकू सिंह और इस दौरान दोनों के बीच बातचीत भी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रिंकू सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां शुरू। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। सीएम योगी भी करेंगे उम्मीदवारों के लिए प्रचार। पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता करेंगे चुनाव प्रचार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव प्रचार के लिए लिस्ट भी जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है कि कौन कौन कब कब इलेक्शन के दौरान चुनाव प्रचार करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव के लिए अब पूरी तैयारियां भी कर चुकी है बीजेपी और इस दौरान एक लिस्ट भी जारी की जा चुकी है कि कौन कौन कब कब कहां पर चुनाव प्रचार करेंगे प्रत्याशियों के लिए। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर ली हैं और इस दौरान बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दिया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम भी इसमें शामिल हैं, जो कि उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और भी कई बड़े चेहरे इस लिस्ट में शामिल हैं।
जो कि जम्मू कश्मीर में जाएंगे और प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है और सीएम योगी भी उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और गोरखपुर से बड़ी खबर, सीएम योगी से मिले योग गुरु बाबा रामदेव। गोरखनाथ मंदिर में की सीएम ने पूजा अर्चना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में पहुंचे थे सीएम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाबा रामदेव ने सीएम योगी से मुलाकात की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे थे सीएम योगी और इस दौरान गोरखपुर में बाबा रामदेव भी पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा भी हुई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और वहीं बाबा रामदेव भी पहुंचे थे। और योग गुरु बाबा रामदेव ने ये मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ से। इस दौरान उनको माला भी पहनाई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार प्रातःकाल से मध्य रात्रि तक समस्त योगियों के परमेश्वर माने जाने वाले कर्म योगेश्वर की साधना उन्होंने की है। सुबह उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्मभूमि मंदिर में कान्हा की विधि विधान के साथ आराधना कर प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन की प्रार्थना भी की है। शाम को वो लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में शामिल भी हुए। फिर रात में गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर पारंपरिक श्री कृष्ण जन्मोत्सव समारोह में प्रभु के प्राकट्य अनुष्ठान में लीन भी वो रहे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने लखनऊ पहुंचकर मुस्लिम धर्मगुरुओं से इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल में मुलाकात की। उन्होंने मौलाना खालिद राशिद के साथ कई मुस्लिम स्कॉलरों से भी बातचीत की है। दोनों के बीच वक्फ संशोधन बिल 2024 के सिलसिले में बातचीत भी हुई, जहां वक्फ संशोधन बिल का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विरोध भी जताया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो जिम्मेदारी दी गई है कि जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2024 जो एक सरकार के द्वारा भारत की पार्लियामेंट में पेश किया गया था, लेकिन उसको गवर्नमेंट की पहल पे जेपीसी को रेफर कर दिया। अब जेपीसी में हमारे 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सभी मुख्तलिफ पार्टियों के लोग, और उसमें हमारी बैठकें शुरू हो गई हैं और काफ़ी तफसील से हो रही हैं। जो अमेंडमेंट्स हैं उससे जो लोगों के राय है, जिस बात है, और हम लोगों की कोशिश एक फेयर एंड फेयर डिस्कशन करके एक अच्छी बेहतरी के लिए, क्योंकि वक्फ का क्या है कि वक्फ की प्रॉपर्टी कोई डोनेट करता है तो इसलिए रिलीजियस पर्पजेज के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए, पायस पर्पजेज के लिए, और ये कि आम आदमी को उसका लाभ मिले, खवातीन को, बहनों को, पसमानदा को। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, सांसद जगदम्बिका पाल से मिले खालिद रशीद। मुलाकात के बाद खालिद रशीद ने बताया, जेपीसी अध्यक्ष के सामने हमने बात रखी है। खालिद रशीद जगदम्बिका पाल को मेमोरेंडम भी दिया गया है। तो यह राशिद का कहना है और साथ ही जगदम्बिका पाल ने हम लोगों को भरोसा दिलाया है बातचीत के मसले से हल किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बातें रखी गई हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद है कोई ऐसा फैसला नहीं होगा जो वक्फ के खिलाफ होगा। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्यों ने मुलाकात भी की है और उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद है कि ऐसा कोई फैसला नहीं होगा जो वक्फ के खिलाफ होगा। फाइल को हल किया जाएगा और उनको एक डिटेल मेमोरेंडम भी दिया गया है और हम लोगों को उम्मीद है कि जो एतराज़ात इसमें किए गए हैं उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा और कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा जिससे कि वक्फ को किसी किस्म का कोई खतरा पहुंचने का खतरा हो। जैसे जेबीसी के चेयरमैन साहब ने
हम लोग को ये इत्मीनान दिलाया है कि जो भी अपने मुल्क में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस है उसी के तहत बातचीत के जरिए से मसाइल को हल किया जाएगा। शामली जिले के थाना भवन क्षेत्र में खेत में चारा लेने गई महिला की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले नंद और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि महिला की ननद का प्रेमी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जिसका विरोध करने पर प्रेमी ने प्रेमिका के सामने ही महिला के दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। एक महिला की जो है गला घोंट करके हत्या की गई थी। इस केस के अनावरण हेतु एडिशनल एसपी शामली के पर्यवेक्षण व सीओ थाना भवन के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। उन सभी टीमों ने कार्य करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अभियुक्तों में एक महिला है और एक पुरुष है। दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और साथ ही साथ जो है एक जो महिला अभियुक्त है मृतका के पारिवारिक जो है रिश्ते में है और इस टीम ने जो कार्य किया है वर्कआउट करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। पूरी टीम को 25,000 नगद पुरस्कार से उनके उत्साहवर्धन व मनोबल को बढ़ाने हेतु